अंकिता भंडारी उत्तराखंड का जो केस है, इसमें भी बीजेपी के एक पार्टी का ही बंदा इन्वॉल्व है। जुडिशरी सिस्टम हमारा इतना वीक है कि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने में लॉयर्स कहीं पीछे हट जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस कर रही है, प्रूफ्स को मिटा भी सकती है, उनको रिप्रेजेंट भी कर सकती है। किसका फॉल्ट है? एक केस है, अगर आपने सुना, चंद्रशेखर आजाद, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने उस पर केस डाला हुआ है। क्यों नहीं पुलिस एफआईआर दर्ज करती है उस केस में? ऐसा एक्सपीरियंस होता है पूरी लाइफ का जो आपको ना पूरा 360 डिग्री चेंज कर देता है। जी, मुझे आज भी याद है जब वो लड़की मेरे ऑफिस में आती है और जब मुझे बताती है कि मैडम मेरी शादी हुई है, यहाँ तक कि उसके घर में खुद उसके पति के अलावा उसके साथ सामूहिक रिश्ते तक बनाए। राइट टू डिफेंड पे आपने कौन कौन से क्रिमिनल्स को डिफेंड किया है? मेरा ऐसा क्लाइंट जिसने 200 करोड़ के जिसके ऊपर घोटाले की एलिगेशन लगी है, हमने उसे राइट टू डिफेंड किया और हमने उसे बेल दिलवाई है। सीनियर क्रिमिनल लॉयर कितना पैसा कमाता होगा? एक दिन में कमाने में लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी भी शो पे जाती हूँ और अपने जो इनसाइट्स है वो शेयर कर सकूँ आम लोगों के साथ, आम पब्लिक के साथ। तो आज जो हमारे भाई बंधु हैं उनको पता लग जाए कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं, तो ये आपकी ऑडियंस है। अपने बारे में बताइए कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम जूही अरोरा है और मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दिल्ली और दिल्ली से बाहर। मेरा जो फोटे है वो यही है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकें फ्रॉम क्रिमिनल साइड और मैट्रिमोनियल साइड। तो मेरी यही एक्सपर्टीज़ रही है। फ़िलहाल मैं हाई कोर्ट की लीगल सर्विसेज में भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे भी हूँ। तो कभी किसी क्रिमिनल को जब डिफेंड करते हो बावजूद इसके कि पता है उसने क्राइम किया है, कैसे करते हो आप उस चीज को? जी, बिल्कुल करते हैं और आई थिंक हर लॉयर का वो फ़र्ज़ है, जो भी वो ब्रीफ़ ले रहा है, जो भी वो केस ले रहा है, उसको उसके साथ 100% जस्टिस करना चाहिए। ना कि ये कि वो खुद जज बन जाए और डिसाइड करे कि ये सही है कि नहीं है। हर हर व्यक्ति का पास एक संवैधानिक राइट है, जो उसे ये कहता है कि मेरे को जो है पूरी व्यवस्था मिलनी चाहिए लीगल की। लीगल राइट्स आपको पता है ना। देखिए, आपकी डेट में आज कोई भी अरेस्ट होता है, सबसे पहले वो कहता है मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है कि उसके पास पूरा लीगल राइट है। यहाँ तक कि आप ये सोच के अचंभित होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपना लॉयर नहीं कर सकता तो कोर्ट उसे देती है। देयर आर केसेस जहाँ पे हमें खड़े खड़े कोर्ट ने अपॉइंट किया है। जो व्यक्ति सामने से खड़ा है और वो अपना वकील नहीं कर सकता, चाहे फिर वो अक्यूज्ड ही क्यों ना हो, जो प्रोसिक्यूशन में क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपना वकील खुद नहीं कर सकता, जो पैसे बाहर नहीं दे सकता, और अगर वो उस पैरामीटर में फॉल करता है, तो उसको लीगल एड मिलती है। फ्री लीगल एड, फ्री 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 जी, मुफ्त लीगल एड, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक। आप ये मानते हो कि मर्डर एक सीरियस क्राइम है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जब मर्डर एक सीरियस क्राइम है तो राइट टू डिफेंड आपको लगता है, ऐसे लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, कि राइट टू डिफेंड होना चाहिए उन क्रिमिनल्स को जिन्होंने सीरियस क्राइम किया है? देखिए, आपकी परिभाषा में राइट टू डिफेंड क्या है? मेरे लिए तो राइट टू डिफेंड ये है कि चाहे वो क्रिमिनल हो या एक आम आदमी हो, या तो विक्टिम हो या अक्यूज्ड हो, दोनों को राइट टू डिफेंड है। जी बिल्कुल। जिस तरह से शब्द अपने आप में सब कुछ बयान करता है कि राइट टू डिफेंड ये है कि आपको राइट मिलता है अपने आप को डिफेंड करने का। तो हमारे को जो लॉ में पढ़ाया गया है, जो लॉ कहता है वो यही कहता है, चाहे फिर वो अक्यूज्ड ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो उसने 700 मर्डर ही क्यों ना किए गए हो, वो जज का काम है उसको सजा सुनाना, वकील का काम नहीं है। वकील का काम उसको डिफेंड करना है। अगर आपने कोई केस पकड़ा है तो आपका पूरी राइट है कि आप उसको अपने 200% अपनी शिद्दत से उसको जिताएं, मतलब उसको इंसाफ दिलाएं, या उसको आप उसके केस को डिफेंड करें। जीतना ना जीतना, हारना जीतना, वो सब कोर्ट के हाथ में है। ठीक है। वो जुडिशरी है जो उस चीज का फैसला लेती है। आपने जिस क्रिमिनल को डिफेंड किया था उसने क्या क्राइम किया था? देखिए, हमारे पास बहुत तरह के लोग आते हैं, जो सच में क्रिमिनल होते हैं या फिर वो जो क्रिमिनल बनाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास फैक्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो जिस केस को हम पकड़ते हैं, उस केस में अगर वो क्रिमिनल भी है तो भी मेरा पूरा दामदार है कि मैं उसके सारे फैक्ट्स को कोर्ट में रखूं और उसको ये प्रूफ कराऊं कि उसने वो क्राइम नहीं किया, या उससे वो क्राइम करवाया गया है, या वो क्राइम कर चाहता था लेकिन वो, कहते हैं ना कि आप देखिए कितने सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये बिलीव करता है कोर्ट कि आपने क्राइम किया है, पर कई बार आपने नहीं भी किया होता तो भी आप उस क्राइम में फंस जाते हैं।
जिस तरह से आप देखें कि एक रिसेंट में हाल ही में हम देख रहे हैं जो गोवा के क्लब में रात में हुआ, वो देख सकते हैं कितना दर्दनाक था, जहाँ पे इतने सारे लोगों को जल गए जो लोग, लेकिन उनके जो ओनर्स हैं अब आप देखिए कि किस तरीके से वो अब भाग रहे हैं इधर से उधर। राइट टू डिफेंड पे आपने कौन कौन से क्रिमिनल्स को, कौन कौन से ऐसे सीरियस क्राइम को डिफेंड किया गया? देखिए, राइट टू डिफेंड किसी भी, अगर हम देखें क्राइम में, तो वो आपका एक अपना एक इंसान का राइट है जो उसको मिलता है। हम्म, अगर आप मुझसे पूछें मेरा एग्जाम्पल, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि देखिए, क्या आप क्या समझते हैं कि 200 करोड़ के घोटाले को क्या समझते हैं आप? बहुत बड़ा क्राइम है। जी, बिल्कुल। तो मेरा ऐसा क्लाइंट जिसने 200 करोड़ के जिसके ऊपर घोटाले की एलिगेशन लगी है, हम्म, हमने उसे राइट टू डिफेंड किया और हमने उसे बेल दिलवाई है। सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उसके फैक्ट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे। मैं फिर बोलूँगी, इसलिए नहीं कि वो सही था या वो गलत था, क्योंकि मेरा काम था कि उसे डिफेंड करना, तो मैंने वो किया। उसके फैक्ट्स उसके सपोर्ट में थे, कोर्ट ने उस चीज़ को देखा और उनको बेल दी। ये वही व्यक्ति है हम्म, जो 200 करोड़ का घोटाला करके विदेश भागा और विदेश से आके उसको जब पकड़ा गया तब उसको जेल हुई। उसके बाद हमने उसको बेल दिलवाई। तो यही मैं बताना चाहती हूँ परम, आपके शो के माध्यम से, कि एक लॉयर का कर्तव्य उसको डिफेंड करना है। अगर वो कोई ब्रीफ पकड़ रहा है तो उसको डिफेंड करना उसका कर्तव्य है, ना कि उसके साथ जज बन जाना कि हम्म। तुम गलत हो या तुम सही हो। और आप ये बात मानते हो कि इंडियन जुडिशरी हुँ। ड्राइव बाय द पॉलिटिकल पार्टीज? इज इट ट्रू? देखिए, एग्ज़ैक्टली ड्राइव वर्ड कहना, तो ये इन्फ्लुएंस बोल सकते हो, इन्फ्लुएंस, बिल्कुल। प्रेशराइज बोल देखिए, सकते हो। प्रेशर जुडिशरी पे हमेशा रहता है। हम्म, 2 हमारे संविधान में ये चीज़ लिखी है, या हमारा जो जुडिशरी स्तंभ है, वो एक इंडिपेंडेंट है। हम्म, हम हर जगह देखते हैं कि इट्स एन इंडिपेंडेंट हम्म, जुडिशरी, जिसको कोई तर्क-वितर्क नहीं बता सकता, जिसकी अपनी खुद की धाराएँ, अपनी खुद की सोच है, हम्म। फैक्ट्स, लॉज़ पे चलता है, जिसके ऊपर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होता। बट फिर भी ऐसा है जो आज की टाइम में हम देखते हैं, कितने ऐसे मुद्दों में, कितने ऐसे केसेस में जहाँ इन्फ्लुएंस बनता है और उसका इन्फ्लुएंस उन जजमेंट्स में भी दिखता है। एक हाई प्रोफाइल केस को किस तरीके से दबा दबा दिया जाता है अगर इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल पार्टीज का? मैं यहाँ पे किसी पार्टीज को नाम नहीं ले रहा हूँ, इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ कि एक हाई प्रोफाइल केस आपके पास आया, जो फैक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे दबा देते हैं उसको? मेरे पास एक केस है, अगर हम्म, आपने सुना हो, चंद्रशेखर आज़ाद का, हाँ बताओ। है ना? हाँ। उसकी जो गर्लफ्रेंड है, हम्म, उसने उस पे केस डाला हुआ है। ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद पे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने जो है केस फाइल कर रखा है हम्म, अपना, हम्म, डेफमेशन का, उस लड़की के अगेंस्ट, क्योंकि उस लड़की ने उनके अगेंस्ट ऐसी बातें करी गई हैं हम्म, जो कि उनको लगता है कि मेरे अगेंस्ट नहीं बोलनी चाहिए हम्म, थी। तो मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं पुलिस एफआईआर दर्ज करती उस केस में। लड़की ने खड़े होके 200 लोगों के साथ मिल के खड़े होके पुलिस स्टेशन में 10-10 घंटे इंतजार किया है, डीसीपी के पास जाके बात करी है, पर एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई उस केस में। क्यों? क्यों नहीं हुई? कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस है। आप ये कहो आपके फैक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप वो नहीं कर सकते, आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो प्रूफ क्यों करेगी लड़की अभी? इट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रायल। वो ट्रायल में कोर्ट प्रूफ करेगा, कोर्ट को प्रूफ कराना पड़ेगा कि इसके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ। हम्म। प्राइमा फेसाई कोर्ट को पुलिस का क्या धर्म है? प्राइमा क्या फेसाई क्या पुल केस है ये, इसको थोड़ा सा एक बार इलाबोरेट करेंगे प्लीज देखिए, आप? पुलिस का धर्म ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास पहुँचता है, कोई हम्म, पीड़िता आपके पास पहुँचती है, तो आपको एफआईआर करनी है। ठीक है। यही हमारा क्रिमिनल लॉ हम्म, पुराना कहता था, हम्म, यही हमारा क्रिमिनल लॉ नया कहता है हम्म, कि आपको एफआईआर इमीडिएट करनी पड़ेगी। इस लड़की ने पिछले 1 सालों से पुलिस के दरवाजे खटखटा लिए। हम्म, आप गए वहाँ पे, कितने लोग हैं जो वहाँ पे पुलिस के दरवाजे खटखटाते हैं, पर हम्म। क्या उनकी सुनवाई होती है? मेरा ये प्रश्न है, क्यों नहीं करी जाती? क्यों पुलिस इन्फ्लुएंस हो जाती है? क्यों पुलिस के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वो एफआईआर क्यों नहीं करती ऐसे केसेस में जहां पीड़िता अपना बयान दे रही है? क्या सिर्फ लड़कियों की टेस्टिमनी बहुत बड़ी चीज नहीं है? बिल्कुल है। कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि मियर टेस्टिमनी ऑफ द गर्ल इज ओनली सफिशिएंट टू प्रूव एनी क्राइम, और कुछ केसेस में लड़की चीख चीख के बोल रही है लेकिन तब भी उसकी सुनी नहीं जाती। क्यों? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि इन्फ्लुएंस होता है, और कहीं न कहीं इसी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। आज भी उसी हालत में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हम्म। अब वो आगे आगे का दौर बताएगा, आगे का समय बताएगा कि उसके साथ क्या होता है। रिसेंटली आप जैसे देख भी रहे होगे, अंकिता भंडारी
उत्तराखंड का जो केस है, इसमें भी बीजेपी के एक पार्टी का ही बंदा इन्वॉल्व है। हम्म, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आप ये देखो कि 2022 का केस, आज 2026 में हम बैठे हुए हैं, स्टिल इतना इतना जुडिशरी सिस्टम हमारा इतना वीक है कि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, देखिए या उन परम उन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने में लॉयर्स कहीं पीछे हट जाते हैं, या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस अगर पुलिस कर रही है तो पुलिस उनको प्रूफ्स को मिटा भी सकती है, उनको रिप्रेजेंट भी कर सकती है। किसका फॉल्ट है? आप देखो, एक कॉमन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो हायर उस पे बैठे हुए हैं उहदे पे, वो इन्फ्लुएंस करें, डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस करेंगे, और इन्फ्लुएंस करने का तरीका सिर्फ पैसा ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी तो विश्वास कैसे कैसे करेगा विश्वास? देखिए बिल्कुल ये एक सत्य है, कड़वा सत्य हमारी इस सोसाइटी का, जो कि कुछ केसेस में उजागर होता है। हम्म। आप देखें कि रूट लेवल प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टिगेशन। हम्म। क्राइम सीन पे पहुंचने वाला सबसे पहला कौन? पुलिस। हम्म। पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस ही चार्जशीट बनाती है, पुलिस ही सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करती है। हम्म। और अगर यही काम रूट लेवल से ही अगर सही नहीं होगा, तो कोर्ट निर्णय कैसे देगी? कोर्ट विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलता। कोर्ट सिर्फ गवाहों पे चलता है, सबूतों पे चलता है, लोगों की टेस्टिमनी पे चलता है। हम्म। तो अगर आप डे वन से अगर आप देखें, रूट कॉज ही अगर हम वो पेड़ ही नहीं सही से बोएंगे, तो उस पेड़ से फल कैसे आप उम्मीद लगा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है सेंसिटाइज होना हमारे पुलिस अफसरों को बहुत ज़रूरी है, जो क्राइम सीन पे जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और अब तो देखिए नया कानून बहुत कुछ कहता है कि आपको सब चीज़ रिकॉर्डिंग में लेनी है, आपको पीड़िता को 24 घंटे में मेडिकल कराना है, आपको पीड़िता को ज़्यादा जजेस पीड़िता को एडजमेंट नहीं दे सकते, दूसरी पार्टी को एडजमेंट नहीं दे सकते। ऐसे क्राइम्स में एक लिमिटेड टाइमलाइन सेट कर दी गई है कि आपको जजमेंट पास करने। वो सिर्फ इसीलिए ना कि कानून आम आदमी को सता ना सके, एक आम आदमी कानून से डर ना सके, एक आम आदमी उसकी सारी सुविधाएं ले सके जो उसके लीगल राइट्स हैं। लेकिन हम्म। दिक्कत यही आती है कि लोग डरते हैं आवाज उठाने से, खड़े होकर रिपोर्ट करने से। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कानून नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिपोर्टिंग। लोग रिपोर्ट नहीं करना चाहते। क्राइम की रिपोर्टिंग और क्या? करेक्ट, कि क्या? लोगों के साथ क्राइम होता है, जाके रिपोर्ट नहीं करते हैं। हम्म। लोग रिपोर्ट करें तो शायद उनको इंसाफ मिले, और अगर कुछ लोग रिपोर्ट करते भी हैं तो वो वहां तक पहुंचने में जो उनको एक इतना बड़ा गहरा कुआं दिखता है, वो उसको कवर नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुआं कवर करने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन की पूरी योगदान बहुत जरूरी है। पुलिस का कॉपरेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि आप जाओ आपकी एफआईआर हो जाएगी मैडम, पर क्या 2-2 दिन, 10-10 दिन, 10-10 महीने और वो सालों में कन्वर्ट हो जाते हैं, एफआईआर का नामो निशान ही नहीं होता। किसी भी सीरियस क्राइम के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस पुलिस ऑफिसर के थ्रू की गई रिपोर्ट जो सबमिट होती है, और जब कोर्ट डिसीजन लेता है, हम्म। ठीक है, तो क्या कोर्ट उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चलेगा? देखिए वो रिपोर्ट बहुत बड़ा मैटर करती है। वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की आप बात करें उसे चार्जशीट कहते हैं हमारी हम्म। भाषा में। हम्म। चार्जशीट में पुलिस सारे एविडेंस सबूत लगा के देती है। हम्म। लेकिन पुलिस जब भी वो सबूत लगा के कोर्ट में देती है, कोर्ट अपना निर्णय सुनाने से पहले सारे सबूतों को देखता है, सारे सबूतों की गवाही कराता है। हम्म। सारे सबूतों को गवाही और सब कुछ देखने के बाद ही कोर्ट कोई निर्णय लेता है कि मैं इस मुलजिम को कन्विक्ट करूं या मैं क्विट करूं। तो कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट जो पहला एक आपका पड़ाव है केस को बढ़ने का, चार्जशीट जिसे कहते हैं, अगर वही समय पे नहीं होगी या वही अगर ग्राउंड्स नहीं दी जाएगी। अभी आप मानेंगे हाल फिलहाल में एक ऐसा मुद्दा मेरे सामने आया जहां पे लिटरली एक आदमी को बेल दी जाती सिर्फ इस वजह से, टेक्निकल ग्राउंड्स में, कि आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट? अरेस्ट, अब आप बोलेंगे ये क्या? हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुंबई में एक केस फाइल होता है बेल का, जिसमें कि बेल मिल जाती है उस व्यक्ति को सिर्फ इस ग्राउंड पे, क्योंकि जब पुलिस ने व्यक्ति को अरेस्ट किया तो उसमें पूरे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए, और इस वजह से वो आदमी स्कॉट फ्री हो जाता है। उसके बाद जब सामने वाली पीड़िता ने जब उसको चैलेंज करा, तो कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट बदल देती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्यों सो रही है, क्यों सो रही है पुलिस ये चीज जानते हुए? और अब तो चीख चीख के हर जगह क्रिमिनल लॉ की इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है। जब नया क्रिमिनल लॉ आया है उसकी हर जगह ट्रेनिंग दी जा रही है, हर किसी को सेंसिटाइज करा जा रहा है, तो हमारा प्रशासन कहाँ सो रहा है?
क्यों नहीं वो उस चीज़ को फॉलो करता और पहले दिन पे ही उस चीज़ को दिया जाता है। आज की डेट में किसी को भी बेल मिल जाती है टेक्निकल ग्राउंड में, बाद में जाके वो पलट जाती है मेरिट्स पे, तो इन सब में नुकसान किसका है? नुकसान सिर्फ उस पीड़िता का है जो इस सब सिस्टम से खेल रही है। आपके साथ में कभी कोई ऐसा केस आया जहाँ जी पे बिल्कुल, बहुत होता है। आप देखिए, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हम हैरान हो जाते हैं क्या कि बताइए प्लीज। देखिए, एक मैं इसी में बताऊँगी कि हम्म एक यहाँ पे पीड़ित लड़की नहीं है, यहाँ पे हम्म पीड़ित लड़का है। हम्म ये लड़का है जो मेरे पास आता है, जो मुझसे कहता है कि मैडम मेरे अगेंस्ट रेप के केस फाइल हो सकते हैं, हम्म रेप की कंप्लेंट फाइल हो सकती है और वो करने वाला कोई और नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। हम्म तो मैं उसको ये कहती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आपने क्या उसको किया? उसने कहा कुछ नहीं, हमारा कंसेंशुअल रिलेशन था और अब मेरी शादी नहीं हो पा रही है उससे, तो वो मेरे अगेंस्ट जो है केस बना रही हैं रेप का। क्योंकि आप जानते ही हैं जब तक साथ होते हैं वो कंसेंशुअल होता है, हम्म और जब कंसेंशुअल नहीं बन पाता या शादी आगे नहीं बढ़ पाती, कुछ केसेस में, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर केसेस में आदमी ही सही है, बट हाँ, कुछ केसेस में, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हम्म तो ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे आदमियों को मोहरा बनाया गया है। उन केस में वहाँ लड़की जो है रेप की कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए थाने जाती है, पर वो रेप की कंप्लेंट दर्ज नहीं कराती, हम्म वो सिर्फ एक कॉल करवाती है। एक कॉल करवाती है एक पुलिस के अफ़सर से, जो मेरे क्लाइंट को फ़ोन करके क्या कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड रो रही है, उससे कृपया बात कर लें। बहुत हैरानी की बात है कि मेरा क्लाइंट परेशान हो जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड थाने बैठ के मुझसे कह रही है मुझसे बात करो, वो मेरी मर्जी है कि मुझे बात करनी है कि नहीं करनी। हम्म क्या मेरे को इसके लिए भी कॉल कराया जाएगा, वो भी थाने से? वो मुझे बोल भेजता है, उस चीज़ का जिक्र करता है, तो हम इमीडिएटली उसकी एंटिसिपेटरी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मूव कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती हूँ, तो कोर्ट का सबसे पहला सवाल वही होता है जो आम तौर में जो एक लीगल ग्राउंड है बेल लेने का, कि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है कि भी नहीं। तो मजे की बात यह है परम कि उसमें कोई कंप्लेंट ही नहीं होती। कोर्ट मुझे झाड़ता है, मुझे बोलता है कि व्हाट इज दिस मिस काउंसिल, आपने एफआईआर बिना कंप्लेंट, बिना आपने क्या मुझे सिर्फ बेल मूव कर दी, मैं किस आधार पे आपको बेल दूं? क्योंकि आपको पता है बेल देने के लिए एप्रीहेंशन जरूरी है हम्म हमारे लॉ में, कि आपको कोई एप्रीहेंशन है अरेस्ट होने का। हम्म तो मैंने कहा सर बिल्कुल एप्रीहेंशन है, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आया है थाने से और ऐसे ऐसे मुझसे बात करी गई है। वो कहते हैं शो मी द कॉल लिस्ट। हम्म हम उसी टाइम कोर्ट में कॉल लिस्ट फाइल करते हैं हम्म और कोर्ट उस थाने के उस आयो को बुलाती है। आप मानेंगे नहीं, उस केस में उस कोर्ट से मुझे एक ऐसा ऑर्डर मिलता है जो सुनामी ले आता है। अब आप समझेंगे क्या? क्या। पुलिस स्टेशन हैज टर्न्ड इनटू अ पब्लिक बूथ। मतलब बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के, बिना किसी रिटन कंप्लेंट के, सिर्फ एक महिला जो रोती हुई थाने जाती है और अपना ऐसा बयान देती है कि बॉयफ्रेंड के साथ मैं मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, और इसमें मज़े की बात है कि वो पहले दिन पे कोई भी रेप के एलिगेशंस नहीं लगाती है। उस पुलिस अफसर से कहती है कि मेरे अगेंस्ट कोई रेप नहीं हुआ, जब रेप के एलिगेशन नहीं थे, सिर्फ यही प्रॉब्लम थी। हम्म क्या ऐसे केसेस में पुलिस को वाकई में शोभा देता है कि वो मेरे क्लाइंट को फ़ोन मिलाए? तो इस तरीके के जब ऑर्डर्स आते हैं ना, हम्म और इस तरीके के जब हमें जजेस मिलते हैं हम्म जो ऐसे फैसलों पे दबंग डिसीजंस दे सकें, तब हमें लगता है कि हमने कुछ इंसाफ करा, तब हमें लगता है कि हमने उस क्लाइंट को रिलीफ दिलाया जो सही में हकदार था। तो यही मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ कि गलती किसकी है? गलती उस लड़की की कि वो रोते हुए गई, या गलती उस पुलिस अफ़सर की जिसने उसके रोने पे कॉल किया, या गलती मेरी कि हम बेल पे गए? मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर हम बेल नहीं जाते तो क्या होता? क्या वो लड़की कंप्लेंट नहीं जमा कराती अगले दिन जाके? और क्या उसके जमा कराने पे हमें अरेस्ट नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता। सही टाइम पे सही स्टेप्स उठाने ज़रूरी हैं। अगर मैं सही टाइम पे बेल मूव नहीं करती, हम्म तो शायद वो रिटर्न जो ओरल कंप्लेंट थी वो रिटर्न में कन्वर्ट हुई होती, हम्म। और बॉयफ्रेंड फोन ना उठाने की कंप्लेंट रेप में कन्वर्ट हुई होती। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न है स्टेट ऑफ इक्वालिटी वाला पार्ट, लड़की के साथ रेप हुआ हो या ना हुआ हो उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, हम्म। लेकिन लड़का अपनी जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड कर ही नहीं पाता। तो ये किसका फेलियर है? इंडियन जुडिशरी का फेलियर है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर है? इक्वालिटी की हम बात करते हैं ना कि न्याय सबको बराबर मिलेगा, बट कहाँ, कैसे? देखिए, अभी हम उस युग में नहीं खड़े जहाँ पे हम ये माने कि आदमी सिर्फ
सही हो सकता है या आदमी हम्म सिर्फ गलत हो सकता है। हम आज भी उस युग में खड़े हैं जहाँ पे हम महिलाओं को दर्जा देते हैं माता का और सीता माता का। तो अगर हम ये माने कि सिर्फ पुरुष ही हमेशा गलत हैं तो वो चीज़ गलत है। आज की डेट में कितने परसेंट ऐसे क्राइम्स हैं जहाँ पे फेक रेप रेप केसेस केसेस। फाइल करे जाते हैं जस्ट टू एक्सटॉर्ट मनी। इवन अब तो लॉयर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं फेक रेपिस कराने, रेप केस को रजिस्टर्ड कराने में। जी अभी बिल्कुल, गुड़गांव का एक बलून वाला जो केस आपने देखा होगा न्यूज़ में। बिल्कुल तो इसके मतलब लिए अगर हमारे जो लोग हमें इंसाफ दिलाएंगे, मतलब वकील हमें इंसाफ दिलाएंगे, लॉयर्स हमें इंसाफ दिलाएंगे, वो ही इस तरह की एक्सटॉर्शन कर रहे हैं हम लोगों से कि फेक रेप केसेस रजिस्टर्ड करा रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। मैं अगर आप मुझे बोले तो मैं उसको ज़रूर शेयर करना प्लीज प्लीज चाहूँगी। प्लीज प्लीज। मेरे पास एक क्लाइंट थे जिनके संबंध अपने घर की जो जो सफाई कर्मचारी थी उनके साथ बनते थे। हम्म तो ये एक आम चीज़, आम सी बात है। अगर दो लोग, महिला पुरुष अगर अपनी मर्जी से संबंध बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैडर के डिफरेंस में रखते हो, किसी भी स्टेटस का डिफरेंस रखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल आप म्यूचुअली कुछ भी चीज़ में फोर्सफुली नहीं कर रहे हो आप, फोर्सफुली नहीं सिर्फ कर रहे हैं। हाँ। करेक्ट। तो ये आदमी मुझे फ़ोन करता है क्योंकि इनका अपने वाइफ से भी प्रॉब्लम चल रहा था, केस चल रहा था। तो वाइफ के तरफ से जो केस हम ही देख रहे थे उनका, तो अचानक इनका फ़ोन आता है कि मेरे पास कि मुझे उठा लिया गया है फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से, आप प्लीज़ मैम फ़ौरन आ जाएँ। तो मुझे जाके पता चलता है कि सारा मामला क्या है। तो मामला ये है कि एक महिला जो इनके घर में खाना बनाती है, वो जाके इनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दर्ज करा देती है थाने में कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ रेप हुआ है। और उसके बाद उस जो महिला ने जब उससे बात करी जाती है, आप मानेंगे नहीं, 15 दिन के अंदर उसी महिला ने उसी आदमी के साथ सेटलमेंट कर लिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कंसेंशुअल रिलेशन करा था, बस मुझे 30 लाख रुपए दे दिए जाएं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो विक्टिम बन रही हैं और विक्टिम है नहीं, और उस आदमी को जेल में सड़ना पड़ा उतने समय, और उसके बाद बेल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जाना पड़ा सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोर्ट लोअर लेवल पे, फरीदाबाद कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोअर लेवल पे ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि लड़की ने अगर टेस्टिमनी बदल दी है या लड़की हॉस्टाइल हो गई है तो उसमें पुरुष को बेल दे देनी चाहिए। इतना बोल्ड ऑर्डर देने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। मैं जजेस की बात करूंगी, कोई बोल्डनेस, क्योंकि हमें हाई कोर्ट जाना ही पड़ा उस केस में, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मना कर देगा, और आप मानेंगे उस केस में मैं हैरान थी कि कोर्ट ने उस लड़की की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड तक पे नहीं लिया। लड़की ने कोर्ट में आके टेस्टिमनी दी, ऑन ओथ एफिडेविट दिया कि मुझे सिर्फ गलत फहमी थी इस चीज़ की। उसके बाद भी उसको बेल नहीं मिली, उस टेस्टिमनी का उस ऑर्डर में कहीं जिक्र नहीं हुआ, और हमें उसके लिए हायर कोर्ट की अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और अंत में जब उसको कोर्ट ने वहाँ से बेल दी गई, तब जाके जो है ये आदमी छूटा है। तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जजेस को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं, कि वो इस तरह के ऑर्डर्स को, इस तरह के केसेस में ऐसे दबंग ऑर्डर्स दें जहां पे लोगों को हायर जुडिशरी तक का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, और साथ ही में एक आम आदमी जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया उसकी सज़ा उसे ना मिले। क्योंकि जनरली आप देखें हमारी जेलों में भी जो लोग भरे हैं, कितने केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे वो शायद उस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं जिन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं होगा। पता, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी वेरी सीनियर जेलर थे तिहाड़ जेल के, जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था। कहते परम, ये फैक्ट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये ऐसे हैं कि आप ना शॉक्ड हो जाओगे। मैंने बोला बताओ। कहते 80 to 85% सिर्फ विक्टिम है जेल के अंदर। हम्म, 10 से 15% हैं जो एक्यूज हो चुके हैं, हम्म, जिन्होंने सच में कोई क्राइम जिन्होंने किया सच होगा। में कोई क्राइम किया है। तो ये हमारे इंडियन जुडिशरी का सबसे बड़ा फेलियर है या क्या है? कैसे आप इसको ऑडियंस तक पहुंचाओगे? कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? देखिए, जुडिशरी का फेलियर मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जुडिशरी अगर कोई भी केस डिस्पोज ऑफ कर रही है हम्म, तो वो अपना काम कर रही है। ठीक है। आज की डेट में कोविड के बाद जिस तरह से पेंडेंसी हमारे केसेस में निकली है या कोर्ट्स में है, उस हिसाब से जो जुडिशरी तब भी बैठ के जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। लेकिन क्योंकि जब कोर्ट की सबूत
और कोर्ट के गवाह ही इस तरह से पेश करे जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट उसमें क्या कर सकती है? कितने केसेस में कोर्ट को पता होता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो गलत है। कितने केसेस में कोर्ट को ये चीज़ समझ होती है कि लड़का झूठ बोल रहा है, ऑन एफिडेविट झूठ बोल रहा है कि मेरी ये मैं इतना नहीं कमा रहा हूँ। क्योंकि कोर्ट में जब आप एफिडेविट देते हो कि मैं इतना कमा रहा हूँ और इतना नहीं कमा रहा हूँ, कोर्ट को ऑन द फेस समझ आ जाता है कि जो लग्जरी गाड़ियां रख रहा है और आईटीआर सिर्फ इतने की भर रहा है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा? ऐसे केसेस हैं जहां पे लड़के खड़े होकर बोल रहे हैं जी मैं तो अपने घर में ही एम्प्लॉय हूँ, क्योंकि लड़की को गुजारा भत्ता ना देना पड़े, औरत को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को गुजारा भत्ता ना देना पड़े। उस केस में आदमी लोग सामने से झूठ बोलते हैं। ऐसे केसेस में जहां लड़कियां झूठ बोल रही हैं ऑन एफिडेविट कि हम नहीं कमा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कोर्ट सब कुछ देख रही है, लेकिन क्योंकि एक गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, जहाँ पे गवाह नहीं है, जहाँ पे सबूत नहीं है, जहाँ पे कोर्ट के आगे सच्ची नहीं रखा गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो कोर्ट वहां पे वही चीज तो जजमेंट सुनाएगी ना जो सबूतों के आधार पे होगा, जो फैक्ट्स के आधार पे होगा। कोर्ट अपनी तरफ से तो स्टेटमेंट बना नहीं सकती। आपको पता है हमारे कानून में जजेस को प्रेयर भी वही देना अलाउड है जो प्रेयर आपने मांगी है। मतलब आपने अपनी याचिका में अगर ये मांगा है तो आपको वही चीज मिलेगी। उसके ऊपर अगर आपकी जरूरत होगी ना तो भी कोर्ट आपको नहीं देगी। कोर्ट तभी देगी जब आप मांगोगे। कितने % केसेस एथिकली राइट और मोरली राइट से लड़े जाते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? बिकॉज जो आपने अभी बात बोली ना कि जो कोर्ट में आप रिप्रेजेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग जुडिशरी अपना डिसीजन सुनाएगी, तो आपके अकॉर्डिंग कितने % केसेस हैं जो एथिकली भी सही हैं, मॉरली भी सही हैं? एक भी नहीं। मेरा ये मानना है कि एक भी केस नहीं है जो एथिकली लड़ा जाता है, क्योंकि जब वकील के पास कोई केस आता है तब वो अपने एथिक्स भी लगाता है और नॉन एथिक्स भी लगाता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही उसे होती है कि पैसा। उसे जीतना है, पैसा ओके। नहीं जीतना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम वकील जो है जीतने के लिए लड़ता है केस, पैसे के लिए नहीं लड़ता, जो मेरा ये मानना है। ओके। दूसरा, जब रही बात नीचे ग्रॉस लेवल की, अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो कितने टाइम पुलिस जो है एथिक्स भी फॉलो करती है, अनएथिकल भी फॉलो करती है, क्योंकि उसे पता है कि हमें देना है, रिपोर्ट देनी है। कितने केसेस में जो है लोगों को बेल लग जाती है और विक्टिम को पता ही नहीं होता कि मेरी बेल कोर्ट में लगी। क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है विक्टिम को बताना कि आपकी बेल लगी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर विक्टिम पहुंचेगी कोर्ट, कंप्लेनेंट कोर्ट पहुंचेगी, तो उसको कंटेस्ट करेगी। कितने केसेस में पुलिस वालों को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी होती है कि अगर अक्यूज ने बेल लगाई है कोर्ट में तो पीड़िता पहुंचे। कितने केसेस में जजेस खुद नोटिस करते हैं पीड़िता को बुलाने के लिए। क्या ये ग्रॉस लेवल पे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो विक्टिम को बताए या कंप्लेनेंट को बताए कि आपके जो सामने वाले अक्यूज हैं उन्होंने बेल लगाई है? क्यों नहीं बताते? तो एथिकल अनएथिकल कुछ नहीं है परम। यहाँ पे सब चीज यही है कि जो आपके हाथ में है आपको परोसना है। अगर आपके हाथ में केस है तो आपको वो फैक्ट्स परोसने हैं जज को जो फैक्ट्स उन्होंने देखे नहीं है, जो फैक्ट्स उन्होंने सच में समझे नहीं है। आज की डेट में कोर्ट में एक केस में 70 एक कोर्ट में 70 मैटर लगे हैं। एक केस को कितना समय मिलता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, वो भी तब जब वो आर्ग्यूमेंट्स पे होगा। अगर वो आर्ग्यूमेंट्स में लगा होगा, उस 2-3 मिनट के टाइम पे आप कोर्ट को क्या समझा सकते हो, क्या दिखा सकते हो? वही दिखा पाओगे ना जो आप दिखाना चाहोगे, जो चीज़ समझाना चाहोगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उन सभी वकीलों का जो अपने फैक्ट्स कोर्ट में रखते हैं, जो अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, जो चीज़ों को समझा पाता है, वो ही मुझे लगता है कि आगे तक लंबा रेस में टिक पाएगा। एक कॉमन बंदे को कैसे पता लगे कि उसका वकील अच्छा है? देखिए, अच्छे की कोई परिभाषा ही नहीं है। नहीं, कुछ तो होगा ना। आपके लिए अच्छा हो सकता है वो हो जो आपको अच्छा लगता हो। एक अच्छा वकील कौन है? अच्छा वकील वो है जो अपने केस को सीरियस ले, सबसे पहली चीज। क्योंकि अगर आप अपने कर्म को अपनी पूजा नहीं मानेंगे, अगर आप अपने केस को अपना सब कुछ नहीं देंगे, 200% नहीं देंगे, तो आप अच्छे वकील नहीं हैं। अच्छे वकील का रेशो ये नहीं है कि वो 100 में से 100 केस जीता हो। अच्छे वकील का रेशो ये है कि आपने अपने क्लाइंट के लिए 200% दिया हो, वो अच्छा वकील है। क्योंकि अगर आप कोर्ट के आगे खड़े होकर अपने क्लाइंट का केस रख पाते हैं, आप उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाते हैं, आप अपने फैक्ट्स को समझा पाते हैं और अपने वकील अपने क्लाइंट को उसकी फीस का जस्टिस दिला पाते हैं, तो वो एक अच्छा वकील है।
जरूरी नहीं है कि आपके हर केस आपने जो उठाए वो आप जीतें। आप देखेंगे कितने हमारे गुरु थे जो हमारी लॉ फील्ड में, राम जेठमलानी जी, या कितने ऐसे वकील आए जो हैं, जो जरूरी नहीं है हर केसेस में हर किसी को रिलीफ मिले। ये रिलीफ देना ना देना वो जज का हाथ काम है, लेकिन आपका काम क्या है, आप उस काम को अपना पूरा करें। तो मेरे लिए अच्छे वकील की परिभाषा यही है। जज के ऊपर प्रेशर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? मुझे लगता है जज के ऊपर सब चीज़ का प्रेशर है। मीडिया का प्रेशर नहीं है क्या? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज क्यों? मैं आपसे पूछूंगी, आप भी तो मीडिया के लोग हैं, आपका भी तो प्रेशर होता होगा। जब आप किसी भी चीज़ को मीडिया ट्रायल में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी केस को मीडिया ट्रायल ले आते हैं, जो कि हम कहते हैं कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो क्या आपका प्रेशर नहीं जाता होगा? बिल्कुल जाता होगा। किसी भी बट केस का आज की डेट में तो मीडिया ट्रायल भी ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के सराउंडिंग ही हो गई है ना। देखिए, वो तो आप बेटर बताएंगे क्योंकि आप इस मीडिया नहीं, से आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको पता है। बट चलो, मैं वैसे ऑन कॉमन साइड पे पूछना चाहता हूँ कि जज के ऊपर एक्चुअल में प्रेशर होता है, चाहे वो मीडिया का हो, पॉलिटिकल पार्टीज का हो, या किसी बड़े इंसान का हो। देखिए, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, जजेस भी हमारी तरह आम इंसान हैं, वो भी कोई एलियंस नहीं है, तो उनके ऊपर भी पूरा प्रेशर रहता होगा, मैं बिल्कुल मानती हूँ। जबकि उस साइड पे मैं कभी बैठी ही नहीं, तो मुझे उस साइड का क्या एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, बट हाँ, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मुझे बिल्कुल लगता है कि ऐसे केसेस में जो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे बहुत मीडिया इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है, प्रेशर होता है जजेस पे, जो वो प्रेशर कई बार दिखता भी है उनके जजमेंट्स में। मुझे देखो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को एक फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है पूरी लाइफ का जो आपको ना पूरा 360 डिग्री चेंज कर देता है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट है, या ऐसा कौन सा केस है जिसने आपको पूरा 360 डिग्री चेंज कर दिया हो? जी, मुझे आज भी याद है जब वो लड़की मेरे ऑफिस में आती है और जब मुझे बताती है कि मैडम मेरी शादी हुई है, और आप जानेंगे नहीं, वो लड़की पार्शियल हैंडीकैप रही है, और पार्शियल हैंडीकैप रहने के बाद उसको कलर पे, उसके क्रीड पे, उसके हैंडीकैप होने पे उसको ना ही ताने सुनाए गए, यहाँ तक कि उसके घर में खुद उसके पति के अलावा उसके साथ सामूहिक रिश्ते तक बनाए गए। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात थी कि इस तरीके के लोगों को जो अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहते, या जो जो लोग पार्शियल हैंडीकैप हैं, पार्शियल भी मैं बताऊंगी वो आइज़ से पार्शियल हैंडीकैप थी, आपको आप हैरान होंगे उस चीज़ को लेके कि जो लोग नहीं देख सकते कि सामने कौन है, और उनके साथ इस तरह से घिनौना अगर रेप जैसा इवेंट होता है, तो अपने आप में ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक। उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमें भगवान को शायद शुक्राना करना चाहिए कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हमारे हाथ स्वस्थ हैं, हमारे शरीर स्वस्थ है, हमारा दिमाग स्वस्थ है। ऐसे लोग जो इस चीज़ों का शिकार बनते हैं, उनमें से वो लोग ज़्यादा हैं जो बेचारे अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, जो देख नहीं सकती ढंग से, उसके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और वो भी उस इंसान ने जो सबसे ज़्यादा करीब है, क्या उसका पति। क्या था इसमें फैमिली वालों का? फिर क्या हुआ इसमें, कैसे लड़ा आपने? ऑब्वियसली इस केस में उसी तरह से एफआईआर कराई गई दर्ज, और क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर था, यहाँ पे जो पीड़िता थी वो अपने आप में हैंडीकैप रही है, तो उस केस में जजेस ने भी इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करी गई, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक में लिए गए इस केसेस में। और अभी फ़िलहाल जो है हम उस एंड पे हैं जहाँ पे हम ये चीज़ कह सकें कि ऐसे केसेस में कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुनाया, और वो जितने भी अपराधी थे वो उनकी जगह जहाँ थी उन्हें वहां पहुंचाया गया। बीइंग अ लॉयर, आपको ऐसे केस में प्रूवन करने में, सी, अगर रेप का सिनेरियो देखो तो लाइक परसेंटेज वाइज बहुत कम है। जब आपने ये वाला केस किया तो प्रूवन करने में आपको कितनी डिफिकल्टीज आई, और प्रूवन के लिए फैक्ट्स ऑफ कोर्स आपको बटोरने पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बट एक केस को प्रूव करने में कितना एफर्ट लगता है, स्पेशली इन रेप केस में? जी, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। इस केस को रीज़न कैसे किया आपने, कैसे प्रूव देखिए, किया? मैं बताती हूँ उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस केस में यहाँ पे जो लड़की थी वो शादीशुदा थी। क्योंकि शादी आपकी हो गई, आज आपके पास कोई लड़की आए जो पार्शियल हैंडीकैप है और उसे बोले कि मेरे पड़ोस ने आके मेरे साथ गलत कर दिया, तो शायद उसके लिए इजी होगा उसकी एफआईआर दर्ज कराना इमीडिएटली, क्योंकि शादी के बाद उसके घर में ये चीज़ करी गई उसके पति के अलावा, क्योंकि पति पे तो रेप लगता ही नहीं है ना, हमारे संविधान में, हमारे कानून में कोई रेप जैसी परिभाषा, मैरिटल रेप जैसी परिभाषा है ही नहीं। और ये बड़ा दुखद भी है
कई हद तक, और कुछ ये बड़ा डिबेटेबल है, इस पे कभी और चर्चा हम्म। करेंगे, क्योंकि इस पे हाई कोर्ट ने स्प्लिट जजमेंट भी दे रखा है इस मेटल पे। रेप पे दिया था, करेक्ट। राइट। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे पीड़िता घर में रहती है और उसको ये सब करने वाले उसके कोई और नहीं, उसके अपने हैं, और उस घर में ही रहते हैं, कितने सबूतों को मिटाया गया होता है। कैसे बताइए आप प्लीज। देखिए, क्योंकि इस लड़की ने जब आवाज उठाई तो उस चीज को भी काफी समय हो चुका था। तो सबसे पहला जो एक तकलीफ होती है वो ये होती है कि जब सही टाइम पे सही आवाज नहीं उठती। आप किसी भी क्राइम को अगर हुए हुए काफी समय हो जाता है तो उसके एविडेंसेस को टेम्पर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये दिक्कत उन्हीं में आती है जहाँ पे लोग जो है उठ के क्राइम नहीं करते हैं। और इस लड़की ने अगर हिम्मत करी थी तो जब ये क्राइम रिपोर्ट करा गया तब उस क्राइम को करे हुए काफी समय हो चुका था। तो समय होने की वजह से हमारे पास एविडेंस बटोरने के लिए भी समय कम था। और एविडेंस जो थे, मैक्सिमम एविडेंसेस, आपको पता है सबसे पहला बड़ा एविडेंस क्या होता है? लड़की की खुद की मेडिकल एग्जामिनेशन। उस केस में लड़की ने जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, ऑब्वियसली वो कुछ निकला नहीं, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में कैसे निकलता, उस चीज़ को हुए हुए काफ़ी समय हो चुका था। तो पहली जो हमें सबसे पहली सीढ़ी जो हमारे लिए मुश्किल थी वो यही थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे फेवर में नहीं आया। एक आम मेडिकल एग्जामिनेशन आया जिसमें कि सिर्फ ये दिखता है कि आपके साथ कुछ कभी इंजरी हुई होगी, तो उसके लिए भी कोई प्रमाण बचते नहीं हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप बचता है कि उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होना। तो कोर्ट ने जब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करा अड़ोस पड़ोस इसको, तो जाके निकल कर आया कि हाँ, ऐसे समय पे जिस दिन ये उसके साथ हुआ था उस समय पे वहाँ पे घर में कोई मौजूद नहीं था। लोगों के घरों में सीसीटीवी मैक्सिमम होते नहीं है, हमारे घरों में और होते भी है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई बेडरूम में सीसीटीवी लगाता भी है। दूसरा चैलेंज ये था कि क्या हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि उस टाइम, उस दिन, उस जगह पे वो सब लोग मौजूद थे जिस टाइम ये क्राइम हुआ? क्योंकि सबकी मौजूदगी देखनी पड़ती है। जब हमारे पास कोई प्राइम विटनेस नहीं बचता, कोई प्राइम एविडेंस नहीं बचता, तो हम जो है सेकेंडरी एविडेंसेस से ही काम चलाते हैं और कोर्ट उन्हीं को आधार बनाते हुए अपना जजमेंट सुनाता है। तो इस केस में भी यही रहा। हमने बहुत तरीके से इधर से उधर से नेबर से पता किया, सब कुछ पता किया, लोगों की जीपीएस से उनकी लोकेशन ट्रैक करी गई उन आदमियों की कि उस टाइम वो वहीं पे थे, उस लोकेशन पे थे जिस टाइम ये क्राइम घटित हुआ था। तो ये करके जब आसपास के लोगों की टेस्टिमनी दी गई कि हाँ, ये लड़की पार्शियल हैंडीकैप रही है और इसके साथ हमें आवाज़ें आती थी उस टाइम, क्योंकि कितने लोग खड़े होते हैं, मैं ये जानना तो फिर ये चाहती हूँ। गवाही कैसे, मतलब आस पड़ोस वालों ने दी कैसे? आस पड़ोस ने गवाही दी कि हाँ, उस टाइम हमने देखा है इनको इनके घर से निकलते हुए, या ये बोला गया था कि इस टाइम पे ये लोग मौजूद थे और उस टाइम सारे घर में जो काम करने वाले थे उनको स्पेसिफिकली छुट्टी दी गई थी। ऐसे केस में कितने गवाह लगते हैं? देखिए, इसमें समय लगता है क्योंकि कोर्ट, बट ऐसा तो नहीं ना कि एक ही गवाह ने एक एक गवाही दे दी तो वो हो गया नहीं, कि, ऑब्वियसली है नॉट, ना? कोर्ट हर पक्ष सुनता है। मेरा ये कहना कि मेरे क्लाइंट सही है तो कोर्ट मेरे कहने पे तो नहीं मानेगी ना। कोर्ट सारे गवाह देखती है, उस सामने भी लोगों के गवाह पेश होते हैं। जो आपको क्या लगता है इसमें एड़ी चोटी का जोर क्या सामने वालों ने नहीं लगाया होगा कि वो फ्री हो जाएं? उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने भी अपनी तरफ से गवाह दिए कि नहीं, हम तो यहाँ थे वहां थे, वो क्योंकि देखिए सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है। और आपके ऊपर प्रेशर? बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर प्रेशर कोई था। कोई धमकी वमकी? उसकी हमें आदत हो चुकी है। और रही बात इस चीज़ की कि धमकी अगर डायरेक्ट दी जाए तो ऑब्वियसली उन्हें भी पता है कि डायरेक्ट धमकी देंगे तो वो अंदर ही होंगे, क्योंकि ये चीज़ इतना आसान नहीं रह गया। आज भी हम दिल्ली में रह रहे हैं और कहीं भी, मतलब दिल्ली एनसीआर में भगवान की कृपा इतनी है कि आदमी, आप किसी को जाते ही ऐसे किसी को शूट नहीं कर सकते। थोड़ा सा तो डर है अभी भी लॉ का लोगों में। सो आपको लगता है ऐसा है? मुझे नहीं बिल्कुल लगता है। ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आए दिन तो दिल्ली एनसीआर के अंदर मर्डर्स हो रहे हैं, इसने इसको गोली मार दी, इसने इसको मार वो दी। एक पार्ट ऑफ, देखिए, एक पार्ट ऑफ लाइफ है वो, एक वो कभी खत्म होगा ही नहीं। चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे चांद पे पहुंच जाए, पर क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता। क्राइम रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से क्राइम के, इसने ऐसे हीनियस क्राइम्स के जो सक्सेस रेट है ना, वो खत्म करते हैं। आप देखिए, श्रद्धा मर्डर कांड हुआ, या फिर वो जो आपके नीले ड्रम में मर्डर कांड हुआ, सोनिया मर्डर कांड हुआ, इन सब में जिस तरह से कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है ना, ये वाकई में काबिले तारीफ रही है। तभी हम देख सकते हैं कि उनके जो गुनहगार हैं उनको सजा मिली गई है।
क्योंकि प्रेशर रहता है ना। प्रेशर रहता है, राइट। आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल एकदम एथिकली राइट कर रही है तो उससे हर एक केस में, चाहे वो मर्डर हो या रेप हो, हर एक केस में को एक सही डिसीजन पे लेना और प्लस साथ साथ टाइम को सेव करना कोर्ट के लिए बहुत आसान हो जाएगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं कि रूट लेवल पे अगर सही हर आदमी अपना, सिर्फ पुलिस ही नहीं, हम्म। मैं कहती हूँ हर आदमी को अपना काम सही करना चाहिए। अगर विक्टिम सही टाइम पे रिपोर्ट करे, तो उसे उस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसको 100 सबूत इकट्ठे करने पड़े। सही टाइम पे सही रिपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरा, अगर पुलिस सही टाइम पे सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके अगर चार्जशीट फाइल कर दे सही समय पे, तो वो अपना काम सही करेगी, तो कोर्ट का निर्णय कोर्ट को लेने में सरलता होगी। कोर्ट अगर सही टाइम पे अपना जजमेंट सुना दे, बिना किसी फालतू एडजमेंट्स के, बिना किसी टाइम डिले करे, तो कोर्ट को शायद उस केस को निर्णय मिलने में या उस केस को सफलता मिलने में बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। और यहाँ ये सिर्फ कोर्ट, पुलिस और विक्टिम का ही नहीं, मुझे लगता है वकील का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि अगर हर वकील ये सोचे कि वो अपने केस को 200% शिद्दत से लड़ेगा और सही से लड़ेगा, तो मुझे लगता नहीं कि वो एक केस सफल नहीं हो सकता। क्योंकि ज़्यादातर डिलेज जो होती हैं वो सिर्फ जुडिशरी के एंड पे ही नहीं होती, डिलेज वकीलों के एंड पे भी होती हैं। मैंने 2-3 पॉडकास्ट ऐसे देख रहा था मैं, तो लॉयर, सीनियर लॉयर थे वो भी, काफ़ी ब्लंट बोल रहे थे वो कि अगर आज आपके पास पैसा है, पैसे की पावर की बात हो रही थी कि पैसे की पावर अगर कानून में देखनी है तो पैसा कानून भी बदल सकता है, केस भी बदल सकता है, डिसीजन भी बदल सकता है। तो इज़ इट ट्रू कि पैसे की जुडिशरी में इतनी पावरफुल इमेज है कि जुडिशरी में कानून सब कुछ ही बदल सकते हैं? देखिए, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज़ को। और कितने कितने प्रतिशत तक ये चीज़ बिल्कुल एप्लीकेबल होती है कि पैसा बहुत कुछ टर्न अराउंड कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी एक बात ज़रूर बोलूँगी आपके पॉडकास्ट पे कि पैसा एक तरफ और इंसान अपने केस की, इंसान की किस्मत एक तरफ। कितने केसेस में हमने ये देखा है जहाँ सामने वाली पार्टी बहुत पैसे वाली है और वो हर तरीके से कोशिश करती है इन्फ्लुएंस करने की, डेट लेने की, पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपनी तरफ करने की। कितने केसेस में विक्टिम तक को पैसे ब्राइब ऑफर करने की, वकीलों को ऑफर करने की। लेकिन तब भी ऐसे केसेस में डिसीजन आए हैं जो कि वुमेन सेंट्रिक रहे हैं या जो कि अक्यूज्ड को सजा दिलाई गई है। तो पैसा है, बहुत बड़ी चीज है बिल्कुल। लेकिन आज भी मैं ये मानती हूं कि कहीं ना कहीं तक ऐसा नहीं है कि सबने आंखें बंद कर रखी हैं और सिर्फ पैसे वालों की जीत है। ये कहना बिल्कुल गलत है। देखो, आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो गया तो ब्राइब तो आपको भी किया गया होगा। देखिए, ब्राइब करने के बहुत तरीके हैं। सिर्फ यही नहीं होता ब्राइब करना कि आपको कुछ पैसे करा देते हैं मैडम और आप इस केस से हट जाइए, या इस केस में हमारे हिसाब से बोल लीजिए और आपका क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा, या आप इस लेवल पे सेटलमेंट करा दीजिए। ये तो एक तरीका है ब्राइब करने का, जो बहुत ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। बट मुझे ये लगता है कि अगर मैंने किसी का केस पकड़ा है तो मेरी पूरी 100% जिम्मेदारी उस केस की तरफ है, ना कि इन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैसे के पीछे नहीं भागती। दूसरा, ब्राइब करने का तरीका ये था कि एक केस में मुझे सामने से कॉल आता है और जो कॉल करने वाले भी खुद वकील ही हैं, जो मुझे कॉल करके ये कहते हैं कि आपसे वो जज साहब मिलना चाह रहे हैं चाय पे। तो चाय पे मिलने के लिए मुझे बुलाया गया है और एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 7-7 कॉल मुझे करे जा रहे हैं। तो मैं समझ पा रही हूँ कि ये एक तरह का ब्राइब है कि मुझे कॉल करके इसीलिए चाय पे बुलाया जा रहा है कि शायद मैं वो केस विड्रॉ कर सकूं जो केस मैंने डाला है उनके अगेंस्ट। तो ये एक तरीके का ब्राइब है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अगर कोई काम पकड़ा है या मैंने कोई केस अगर पकड़ा है, तो मैं उसे पूरा अंजाम दूंगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर मुझे कौन फ़ोन करता है, मुझे कितना पैसा ऑफ़र करता है, मैं इन सब चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। मैं सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देती हूँ और अपने जिस केस को लिया हम उसको आगे बढ़ते हैं। ओके, हु इज मोर पावरफुल, जज या लॉयर? आई थिंक दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। सिर्फ ये कहना कि लॉयर पावरफुल है जज नहीं है, या जज पावरफुल है लॉयर नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होगी। दोनों ही पावरफुल मुझे हैं। ऐसा लगता है किसी भी सेंटेंस को अगर जज ने डिटरमाइन किया है ओवर द डॉक्यूमेंट्स, तो लॉयर्स के पास कंप्लीट एक राइट रहता है उसको डिफेम करने, लाइक डिफेंड करने का। ऐसा होता है?
देखिए ऑब्वियसली हमारे पास पूरे राइट्स हैं अपील में जाने का। एक जज ने ऑर्डर आपको समझ नहीं आया, आप दूसरे जज के पास चले जाओगे, उसका समझ नहीं आया आप उससे ऊपर चले जाओगे, उसका समझ नहीं आया और उससे ऊपर चले जाओगे। कितने केसेस में हमारे हैं कि कोर्ट जो हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं इस चीज़ को लेके। तो ये तो आपके पास रेमेडी है, आपके पास राइट अवेलेबल है। एज फार एज द जज इज कंसर्न, उसने तो ऑर्डर दे दिया ना, वो तो अब अपने केस के ऊपर जा नहीं सकता, जाना तो वकील को ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पावर दोनों के पास है, उसके पास कलम की पावर है, इनके पास उससे ऊपर जाने की पावर है। तो ये कहना कि एक के पास पावर ज़्यादा है, वो मुझे लगता है कि गलत होगा। इंडियन जुडिशरी में आज लॉयर कितना पैसा बना पा रहे हैं? क्रिमिनल, जस्ट बिकॉज यू मैनेजिंग क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल लॉयर कितना पैसा बना पा रहे हैं? देखिए ये तो आपने हमारी पोल पूछ ली, लेकिन हाँ। मैं ये बताना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट से माध्यम से उन सब यंग लॉयर्स को जो इस चीज़ में आना चाहते हैं, लॉ प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, कि स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ कोई लिमिट नहीं है। ये कहना कि एक क्रिमिनल लॉयर सिर्फ महीने का 10 लाख कमा सकता है, या महीने का 5 लाख कमा सकता है, या दिन का 10 लाख कमा सकता है, ये भी गलत है। क्योंकि 10 लाख सिर्फ एक लिमिट करना, मुझे लगता है वो उस लॉयर की शोभा नहीं देगी। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो यहाँ पे सीनियर क्रिमिनल लॉयर कितना पैसा कमाता होगा एज पर योर पर हम एक्सपीरियंस? आप सोच भी नहीं सकते, वो गिव मी अ फिगर। एक दिन में कमाने में लोग 1-1 करोड़ भी कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए भी? बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से वकील हैं जो दिन का 1-1 करोड़ कमा रहे हैं, जिसमें वो एक पेशी में खड़े होने के 30-30 लाख रुपए एक पेशी के लेते हैं। पेशी मीन्स हमारी भाषा में अपीयरेंस कहते हैं। Appearance। कोर्ट में खड़े होने के, अपीयर करने के 30-30, 35-35 लाख रुपए की पेशी तक ली जा रही है। तो ये कहना कि 1 करोड़, मुझे लगता है आने वाले समय में 1 करोड़ का भी फिगर बहुत कम होगा। हो सकता है अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त कोई एक लॉयर 1 करोड़ कमा भी चुका होगा आधे दिन का। तो यू नेवर नो, यहाँ पे तो स्काई इज द लिमिट। इंडियन जुडिशरी में आपको क्या सबसे बड़े 3 लूप होल्स नजर आते हैं? देखिए पहला लूप होल्स मुझे ये लगता है कि टाइम मैनेजमेंट। जुडिशन इंडियन जुडिशरी को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई भी वकील या कोई भी क्लाइंट उनके आगे खड़ा हो रहा है, तो वो भी टाइम कंस्ट्रेंड है, उसके उसके भी टाइम की वैल्यू है। जनरली होता क्या है कि अगर वही जज समय से ना बैठे तो वो शॉर्ट लीव लगा सकता है, उसके अगेंस्ट कोई पास नहीं होगा ऐसा ऑर्डर, एडवर्स ऑर्डर उसके अगेंस्ट कोई पास नहीं होगा। लेकिन अगर लॉयर ना उस केस में, किसी केस में अगर वकील किसी वजह से लेट हो जाए या क्लाइंट ना पहुंचे समय पे, तो उस केस में या तो लंबी डेट लगा दी जाती है, या उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया जाता है। सेकंड लूप होल मेरा ये मानना है कि जो पुलिस का प्रशासन जब की तरफ से कोई गलतियां होती हैं, या कहीं ना कहीं सामने फेस ऑफ दी केस दिखता है कि ये गलती पुलिस की तरफ से, कोर्ट ब्लंट ऑर्डर्स लेने में कतराती है। कोर्ट ब्लंट ऑर्डर्स नहीं देना चाहती, समय दे देती है कि आप ये समय ले लो। ऐसा नहीं है, कुछ कोर्ट्स देती भी है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं कि वो समय दे देती है और उसको ब्लंटली उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती। तीसरा ये मेरा मानना है कि क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं रिकवरी कोर्ट्स बन जाती हैं, कि आपके केस में आप बेल में गए हो, अगर आपको किसी को बेल दिलानी है तो कोर्ट सीधे सीधे ये बोलता है सेटलमेंट कर लो सामने वाली पार्टी से, तो आपको बेल मिल जाएगी। आप लड़की को इतना पैसा दे दो तो आपको बेल मिल जाएगी। तो रिकवरी कोर्ट्स क्यों क्यों बन गई है रिकवरी कोर्ट्स? क्रिमिनल कोर्ट्स को अपना काम करना चाहिए। आप मेरिट्स पे डिसाइड करो बेल देनी है कि नहीं देनी। वेयर ऐसा प्रेशर क्यों बनाते हैं कि प्रेशर बनता है कि आप सेटल कर लें और इसको रिकवरी कोर्ट्स में कन्वर्ट करा जाए। तो ये मेरे तरफ से 3 लूप होल्स हैं। एक लास्ट सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर है? जी वैसे तो बराबर है, पर आज के दौर में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे वाला अपने हिसाब से कानून को डील करता है, और जो बेचारा गरीब है वो अपने हिसाब से कानून को डील करता है। जबकि कानून तो ये कहता है कि आप सब इक्वल हो मेरे लिए, पर हम कानून के लिए इक्वल नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कानून हमारे लिए इक्वल है पर हम कानून के लिए इक्वल नहीं है। यहाँ एक डिफरेंस आता है। अब आप पूछेंगे कैसे? कानून में व्यवस्था है कि गरीब हो अमीर हो सबको लीगल राइट है कि आप जो है वकील का हायर करेंगे, आपको वकील मिलेगा और आप अपना कानून के हिसाब से आप केस को करें। लेकिन क्या पुलिस की तरफ से, क्या वकीलों की तरफ से, जहाँ फीस ज़्यादा मिल रही है या जहाँ पे पुलिस को लगता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने पे मुझे कुछ फेवर मिल सकता है, क्या वहाँ वकील और पुलिस मिलके क्या सब कानून एक हो जाता है? और वकील का और पुलिस ही क्यों, क्या जुडिशरी इन सब चीज़ों में नहीं आती? बिल्कुल। कितने ऐसे केसेस हैं, अभी हम रिसेंटली देख सकते हैं कितने बड़े सीनियर जज साहब के घर से कितना पैसा मिला है।
वो केस अभी तक कहीं दिखे नहीं रहा मेरे को। तो वो दिखेगा भी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि ये यही एक स्क्रूटनी की प्रॉब्लम है, यही एक हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है, तो आप कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। किसी हद तक कोई रिपोर्ट्स इन्फ्लुएंस हो सकती है, मेडिकल रिपोर्ट्स इन्फ्लुएंस हो सकती है, कमिटी की रिपोर्ट्स इन्फ्लुएंस हो सकती है और आपको ज़रूरी नहीं है कि जो रोता है, वो रोता ही रह जाता है और जो हँसता है, वो हँसता ही रह जाता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है इम्पीचमेंट करा जा सकता है, वहाँ इम्पीचमेंट होने में कितने समय लग जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है, ये तो मैं मानती हूँ कि उन इलाहाबाद कोर्टों की वाहवाही है वकीलों की, जिन्होंने उन जज साहब को इलाहाबाद कोर्ट में बैठने नहीं दिया। अदरवाइज़ हाँ, यहाँ से तो उनको इलाहाबाद भेज ही दिया गया भेज था। दिया था यहाँ से तो। सो ये मैं मानना चाहती हूँ कि हर किसी को आवाज़ उठाना ज़रूरी है, गलत के लिए आवाज़ उठाएँ और अपने लिए आवाज़ उठाएँ, वो बहुत ज़रूरी बट है। पता है, हम कॉमन बंदों के लिए बड़ी एक प्रॉब्लम है कि जज, कि भैया जज फैसला सुनाएगा। हमारे लिए जज माई बाप का काम करता है। जी, और बिल्कुल। जब जज के चेहरे में ही हमें ये दिख जाए ना, ये तो जज भी करप्ट है, हुँ। वो है एक इंडियन जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक। बिल्कुल और इस केस ने बहुत लोगों को हिलाया है। ये केस जब आया था, इतने लोगों को हिलाया गया, ये तो आप समझें कि एक टाइम तक जो स्टेटमेंट दी गई, वो तक मैनिपुलेट करने की अच्छा, कोशिश मेरे को करी ना गई आज है। एक चीज समझाओ आप, मार्केट में मीडिया में कोई भी ऐसा हाई प्रोफाइल केस जैसे जज का करप्शन का उठा कि उनके घर पे इतना सारा पैसा मिला, वो पैसा जला हुआ था, क्या था, 2-3 महीने बाद वो केस खत्म हो गया, दिखा नहीं। क्या, कैसे गायब करते हैं इन चीजों को? देखिए, गायब कराने मीडिया में वाले से नहीं है? गायब कराने वाले भी वही लोग हैं जिनके घर से पैसा मिलता है। क्योंकि अदरवाइज़ कोई और गायब क्यों कराएगा? जिसके घर से पैसा मिला वही मैनिपुलेट कराएगा, वही गायब कराएगा, वही कोशिश करेगा कि मैं इम्पीच ना हूँ, वही अपने दाम-साम, दंड-भेद लगाएगा कि जिससे कि मैं बचा रहूँ। लेकिन मैं ये फिर बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि पैसा पावरफुल है और पैसा अपना काम करता है, उसी वजह से जो है आम आदमी इस चीज़ को सफ़र करता है। वो वहाँ दिखने वाला पैसा किसका है? वो भी आम आदमी का है। जो हम्म। पैसा जला वो भी आम आदमी का था। उस पैसे को खा के उसके निर्देश दिए जाने भी को सफ़र करने वाला भी आम आदमी है। तो जब आम आदमी सफ़र करता है इन सब चीज़ों से तो आम आदमी तो आवाज़ उठाएगा ही ना कि इनका फैसलों का क्या करना है। यही हम सब चाहते हैं कि एक सही समय पे अगर सही सॉल्यूशन निकले या अगर उस पर्टिकुलर केस का अगर सही टाइम पे डिसीजन नहीं निकलेगा तो वो भी जस्टिस का फेलियर ही है। जो जस्टिस लोग डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। डिनाइड, जो लोग पॉडकास्ट को देखते देखते यहाँ तक आ गए होंगे ना, उनका ना कानून पे से ना भरोसा उठ गया होगा। लेकिन मैं अब एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपके फैक्ट बहुत स्ट्रोंग है, आपकी इन्वेस्टिगेशंस बहुत स्ट्रोंग है और आपके पास में हर एक चीज एज पर योर लॉयर, ठीक है, पूरा एक अलाइनमेंट है, तो फिर सामने कितना भी पैसा हो, कोई खरीदा नहीं जा सकता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं भी इसी चीज़ को मानती हूँ हम्म। कि पैसा बहुत कुछ है हम्म। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे आज भी हमारे देश में ऐसे जजेस बैठे हैं जो बिल्कुल सही तरीके से निर्णय लेते हैं, जो करप्शन को बिल्कुल गलत समझते हैं। ऐसे आज भी ऐसे लॉयर्स हैं जो सामने वाली पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, जो अपना केस खराब नहीं करते हैं और आज भी ऐसे पुलिस प्रशासन में लोग ऐसे बैठे हैं जो पुलिस अपना काम बहुत तरीके से करती है और जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम्म। सामने वाला हम्म। पैसे वाला है नहीं। हम्म। अगर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं और ऐसे केसेस में अगर सफलता दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइम दूर नहीं है जहाँ पे इन केसेस की जो परसेंटेज है बढ़ेगी और उस तरह के केसेस की परसेंटेज घटेगी।